Hello everyone. So once again, welcome back to our channel. I'm Advocate Shalini Rajput and you are watching Law Administration. And today in this video, we are going to discuss about section 84 of Indian Penal Code that discuss the general defense of insanity. In the last video, we discussed about section 82 and 83 that talks about the general defense of infancy. And उसमें भी हमने full concept हमने आपका clear कर दिया था infancy से along with illustration and case laws. अगर आपको हमारी वो वीडियोस देखनी है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में और भी वीडियोस देखनी है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंसैनिटी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक इंसेन पर्सन या फिर एक अनसाउंड माइंड का पर्सन अगर कोई एक्ट करता है तो वो एक क्राइम में कंसिडर नहीं किया जाता या फिर वो इंडियन पीनल कोड के अंडर पनिशेबल नहीं है और उसे सेक्शन 84 का प्ली लेके दैट अनसाउंड पर्सन कैन एग्जेम्प्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल लायबिलिटी, राइट। तो हम पहले सेक्शन 84 का डायरेक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं एंड विल लुक अप टू नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड केस लॉज। ओके, तो आइए देखते हैं सेक्शन 84 क्या कहता है। सेक्शन 84 स्टेट्स दैट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के थ्रू ऐसा एक्ट किया गया है जो कि एक अनसाउंड माइंड का पर्सन था। जनरली लोग एक अनसाउंड माइंड के पर्सन को एक पागल कहते हैं, पर हम यहाँ पे पागल वर्ड ना यूज करके हम बोलेंगे अ पर्सन हु इज इनकैपेबल फ्रॉम इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड ऑफ मैनेजिंग हिज ओन अफेयर्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो जो भी कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है और उसके थ्रू कोई एक्ट किया गया है तो उसका क्या रिजल्ट होता है वो सेक्शन 84 बताता है। तो आइए सेक्शन 84 का वर्बैटम चेक कर लेते हैं। Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. बेसिकली यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन जो काम कर रहा था और उस काम को करते टाइम बाय रीजन ऑफ हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर ड्यू टू हिज इंसैनिटी वो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया या फिर वो कोई भी एक्ट कर रहा था तो वो किस नेचर का एक्ट है, राइट, या फिर वो एक्ट सही है या गलत है या फिर वो एक्ट कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या नहीं है। तो इन सारे ही एस्पेक्ट्स में वो पर्सन समझ ही नहीं पा रहा है ड्यू टू हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और ड्यू टू हिज इंसैनिटी, देन ही गेट द डिफेंस ऑफ अंडर दिस सेक्शन। आई होप इट्स क्लियर नाउ। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि जो कि बैरेट लैंग्वेज से ही डिराइव्ड है। पहले एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं फिर मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है, एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड पर्सन। सेकेंड, सच पर्सन मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, दैट द एक्ट वॉज कॉन्ट्ररी टू लॉ, दैट द एक्ट वॉज रॉन्ग। थर्ड पॉइंट, सच इनकैपेसिटी मस्ट बी बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ द ऑफेंडर। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट जो क्या कहता है, एक्ट मस्ट बी पर्सन ऑफ अनसाउंड पर्सन। अगर किसी पर्सन से इस सेक्शन के अंडर अगर उसको डिफेंस चाहिए तो देन दैट पर्सन शुड बी ऑफ अनसाउंड माइंड। सेकेंड, सच पर्सन मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट वॉज कॉन्ट्ररी टू लॉ, दैट द एक्ट वॉज रॉन्ग। मतलब कि जो वो एक्ट कर रहा है वो एक्ट नेचर के अगेंस्ट है, वो लॉ के अगेंस्ट है और वो एक्ट सही भी नहीं है। तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड का पर्सन था, इसी के साथ साथ वो पर्सन इनकैपेबल भी था ये सब जान पहचानने के लिए इन तीनों ही एक्ट्स को। सो इन तीनों में से ही अगर किसी भी चीज या किसी भी नॉलेज उसको नहीं है देन ही हैज नॉट द नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द थ्री थिंग्स or he is incapable at that time when he was committing that act, then he will be exempted through this defense. And the third and the last ingredient in such capacity must be by reason of unsoundness of mind by the offender. और ये जो incapacity थी वो किस वजह से थी, ड्यू टू व्हाट, दिस इज ड्यू टू बाय हिज रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड दैट इज व्हाई ही इज इनकैपेबल ऑफ ऑल these things.
that has been mentioned in section 84. So I hope section 84 is clear now. एंड इफ इन केस अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को रिप्ले करके जरूर सुनिएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ आती है तो आप प्लीज अपनी बुक्स रेफर करिए एंड देन सी इफ यू हैव एनी अदर फर्दर क्वारीज देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और वाया इंस्टाग्राम पेज। इसके लिंक जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दे दिया गया है। Basically, this section lays down the legal test of responsibility on case of alleged unsoundness of mind. In the accused is protected not only with the account of insanity, he was incapable of knowing the nature of the act, but also when he did not know either that the act was wrong or that was contrary to law. Although he might be knowing the nature of the act itself. So there are three kinds of persons who may be said to be non-compos mentis. Non-compos mentis basically it's a legal maxim and it means not of capable mind. Basically unsound person. इस maxims के according there are three type of person of unsound minds की category में जो कि आते हैं. Let's discuss each of them. The very first one is social insanity. There are three types of insanity. First one is social insanity, medical insanity and the legal insanity. So हम एक एक करके सारा सब अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि थ्री टाइप्स की इंसानिटी होती है। फर्स्ट सोशल इंसानिटी, सेकंड मेडिकल इंसानिटी, थर्ड लीगल इंसानिटी। लीगल इंसानिटी मीन्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पागलपन ना बोल के हम इसको एक ऐसा वर्ड बोल देंगे कि जहाँ पे बंदा एक सही है गलत अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। सोशल इंसानिटी में बहुत सारी चीज काउंट होती है, जैसे आप कभी कभार आप नोटबुक खोल कर बैठ जाते हैं ना, आप ऊपर फ्लावर्स बनाने लग जाते हैं तो भी ये भी एक काइंड ऑफ इंसानिटी है। आप बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं तो ये भी एक काइंड ऑफ इंसानिटी है। तो ये ऐसी जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो है सोशल इंसानिटी में काउंट होता है। सेकेंड हमारी आती है मेडिकल इंसानिटी। मेडिकल इंसानिटी सारी इंसानिटी को कवर करती है और जहां पर भी एक पर्सन अपने एक सही और गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, जो भी उसका एक्ट होता है उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और उसके कॉन्सिक्वेंस में कुछ भी क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसको क्लेम क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए अपने आप को मेडिकल इंसानिटी में फॉल कराना जरूरी है। थर्ड हमारा आता है लीगल इंसानिटी। लीगल इंसानिटी और कुछ नहीं है, मेडिकल इंसानिटी का ही एक पार्ट है। अगर एक पर्सन है उसको जैसे फिट्स पड़ते हैं, फिट्स मतलब थोड़े टाइम पर कुछ हुआ, थोड़ा टाइम पे वो नॉर्मल हुआ, थोड़ा टाइम बाद एबनॉर्मल हो गया, तो बेसिकली एक पर्सन को अपना आईपीसी में भी अगर एक पर्सन को अपने आप को 84 का डिफेंस लेना है तो उसको लीगल इंसानिटी प्रूव करनी होती है। लीगल इंसानिटी बेसिकली क्या होती है कि एक पर्सन है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एक पर्सन है, उसको थोड़े थोड़े टाइम पे फिट्स आते हैं, पर जब उसने एक किसी का मर्डर किया तो उसको जो फिट्स आ रहे थे उस टाइम पे नहीं किया, मतलब लाइक एक पर्सन है उसको फिट्स आते हैं और थोड़े थोड़े टाइम पर जब उसको फिट्स आ रहे थे उसके कॉन्सिक्वेंस में उसने वो एक्ट नहीं करा। जब वो नॉर्मल हो गया था वो पर्सन, उस टाइम पे उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो कोर्ट में जाके ये क्लेम नहीं ले सकता है कि उसको वो मेडिकल इंसानिटी से प्रभावित था या फिर उसको वो इंसेन पर्सन था तो इस वजह से, क्योंकि उसको लीगल इंसानिटी प्रूव करनी होगी कि एट द टाइम ऑफ द एक्ट वो पर्सन नॉर्मल था। सो आई होप नॉन कॉम्पोज मेंटिस आप सबको क्लियर होगा कि इसके किस किस कैटेगरी में फॉल करता है। अब इंसानिटी के बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि पहला वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, सेकेंड इंसेन डिल्यूजन टेस्ट और तीसरा पर सबसे फेमस जिससे प्रिंसिपल ऑफ इंसानिटी डिराइव हुआ था उसे कहते हैं मैकनॉटन्स रूल्स। ये रूल आर वर्सेस मैकनॉटन 1843 में हेल्ड आया था और इस केस के बाद ही जो हुआ था कोर्ट के थ्रू, दैट इज व्हाट नोन एज मैकनॉटन्स रूल्स। एंड उस मैकनॉटन्स रूल्स के थ्रू ही इंडियन पीनल कोड में ये एक्ट ऐड हुआ था। सो आर वर्सेस मैकनॉटन में क्या हेल्ड हुआ था आइए देखते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट इन द केस एवरी मैन टू बी प्रिज्यूम टू बी सेम, मतलब कि इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जब तक एवरी पर्सन को हम प्रिज्यूम करेगा कोर्ट जब सेम पर्सन है, कब तक एंड टू पोजेस अ सफिशिएंट डिग्री ऑफ रीजन टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज क्राइम अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव टू देयर सेटिस्फेक्शन। तब तक उसे सेम उसको मानेगा कोर्ट जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि वो सेम पर्सन नहीं है या फिर कॉन्ट्ररी टू लॉ उसने कुछ एक्ट नहीं करा है। एंड दैट टू एस्टैब्लिश अ डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी इट मस्ट बी क्लियरली प्रूव दैट as the time of committing the act the accused was laboring under such a defect of reason
from disease of the mind as not the quality of the act he was doing. मतलब कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो सही है या नहीं है। अगर वो ये नहीं जान पा रहा है कि वो किस नेचर का एक्ट है या फिर वो किस क्वालिटी का है, या और वो प्रूव हो जाता है, तब जाके उसे सेक्शन 84 का डिफेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और उसको इंसैनिटी की वजह से जनरल डिफेंस मिलेगा और वो क्रिमिनल लायबिलिटी से उसे एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन जब तक ये कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं होता है तब तक उसे सेम कंसिडर किया जाएगा। दैट वॉज हेल्ड इन दिस केस पर्टिकुलर केस ऑफ आर वर्सेज मैकनॉटन रूल, जिसे आर वर्सेज मैकनॉटन रूल भी कहा गया है। तो आई होप दिस केस विल बी क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट केस आते हैं। सेकेंड केस इज अशरुद्दीन अहमद केस। In this case, when the accused on be commanded in his dream by someone in paradise to sacrifice his own son, took his 5-year-old child to a mosque and killed them, thereby thrusting a knife on the child's throat, and thereafter went straight to the uncle and told him as what he has done. यानी कि इस केस में क्या हुआ था कि अशरुद्दीन अहमद अपने ड्रीम में कुछ सोचता है और वहां पे उसको आवाज आती है कि स्वर्ग से उसको किसी ने कुछ कहा है कि वो अपने बेटे की सेक्रीफाइस कर दे। तो वो क्या करता है, सुबह उठते ही अपने बेटे को मस्जिद ले जाता है और सीधा उसके एक चाकू से उसका गला काट देता है। जब उसको ये रियलाइज होता है वो सीधा अपने अंकल के घर भाग के जाता है और अंकल को सब कुछ वहां जाके बता देता है। इट वॉज हेल्ड दैट इन दिस केस दैट द एक्यूज वॉज स्टिल एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84 ऑफ IPC, as even though he knew the nature of the act, he did not know that it was wrong. यानी कि इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, इस केस में हेल्ड हुआ था कि उसको पहली बात उसको सेक्शन 84 का डिफेंस मिल गया था और यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया था कि उसको ऑल्दो वो सीधा अपने अंकल के यहाँ भाग के गया था, स्टिल उसको नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता था, क्योंकि वो एक अपने पैगाम्बर या फिर क्या कहते हैं अपने एक स्वर्ग में किसी ने उसके थ्रू कुछ कहा था, तो वो अपनी मेंटल कैपेसिटी को यूज नहीं कर पाया। यहाँ पर उसको सेक्शन 84 का डिफेंस मिल गया था और वो एक्ट यहाँ पर पता चल गया था कि वो किस नेचर का, उसको वो पता नहीं चला था ये किस नेचर का एक्ट है। एट दैट मोमेंट ऑफ दैट टाइम नॉलेज नहीं था उसको यहाँ पे। दैट्स वाई इन द पर्टिकुलर केस ही गॉट द डिफेंस ऑफ सेक्शन 84। सो हमारा सेकंड केस लॉ भी यहीं पर ही कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ हमारी इंसानिटी का टॉपिक भी हमारा यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। हमने आज बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कि हमने आज बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ ली, इसमें बेयर एक्ट समझ ली, बेयर एक्ट सेक्शन पकड़ लिया, इंग्रेडिएंट्स पढ़ ली, काइंड्स ऑफ इंसानिटी पढ़ ली एंड दो हमने केस लॉस पढ़ ली। सो आई गेस दिस सेक्शन इज बीइंग डन फ्रॉम माय साइड। फिर भी अगर गाइस आपको कोई भी डाउट होते तो आप कमेंट सेक्शन में हम पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको और समझा पाए एंड नेक्स्ट वीडियोज में हम अपने फर्दर सेक्शंस के बारे में भी कवर करेंगे जो कि जनरल डिफेंस से रिलेटेड ही है आगे अपकमिंग सेक्शन में। और गाइस प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए और IPC के से रिलेटेड और सेक्शंस पे आपके लिए वीडियो लेकर आए। दिस वाज इट। थैंक you so much everyone. I'll meet you very soon, and the next video will be the next legal content. Till then, keep watching Law Administration.